हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। प्रकाश भारती जी का नॉवल करोड़ों का वारिस पार्ट 3। उससे पूछते क्यों नहीं? वह खुद ही बताए तो बेहतर होगा। आप आराम से बैठे रहिए, मैं उससे बात कर सकता हूँ। नहीं, ये बड़ा ही पेचीदा मसला है। इसमें पेचीदा क्या है? या तो ये उसका बेटा है या फिर नहीं है। अटेंडेंट अजय के पीछे आ खड़ा हुआ। क्या बात है सर? कुछ नहीं, हम तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। तुम यहीं के रहने वाले हो? जी नहीं, वैसे मैं यहाँ से कुछ एक मील पर ही पैदा हुआ था, लेकिन इस इलाके के तो तुम नहीं लगते। आप ठीक कह रहे हैं। आपको कैसे पता लगा? तुम्हारे लहजे से। तुम उत्तर प्रदेश में पले बड़े लगते हो। अटेंडेंट खुश हो गया। जी, मैं नैनीताल से आया हूँ। कहाँ तक पढ़े हो? मैंने बीएससी की है। आपने ये क्यों पूछा? इसलिए कि तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर भी पम अटेंडेंट का मामूली काम कर रहे हो। मैं किसी भी काम को छोटा या मामूली नहीं समझता सर, लेकिन ये भी सही है कि ये काम मैं टेम्परेरी तौर पर कर रहा हूँ। वैसे करना क्या चाहते हो? मेरी दिलचस्पी एक्टिंग में। वह हिचकिचाता सा बोला। मैं जानता हूँ, सुनने में ये मजाक सा लगता है, क्योंकि आजकल मेरी उम्र के लड़के आमतौर पर एक्टर बनने का ही ख्वाब देखा करते हैं। तब तो तुम्हें दिल्ली या बम्बई जाना चाहिए था। विराटनगर में भी तो फिल्में बनती है। तुम इसलिए यहाँ आए हो, ये भी एक वजह है। लेकिन विराटनगर तो यहाँ से बहुत दूर है। पहले कभी वहाँ गए हो? एक के बाद एक सवाल पूछे जाने की वजह से उसकी आंखों में संदेह के भाव उत्पन्न होने शुरू हो गए थे। जी नहीं। एक्टिंग का कोई कोर्स किया है? जी नहीं। तजुर्बा है? कॉलेज में स्टेज पर बहुत काम किया है। कहाँ? सेंट माइकल कॉलेज में। अजय को सॉलिड जानकारी मिल गई। सेंट माइकल कॉलेज नैनीताल से उसके बैकग्राउंड का चेक किया जा सकता था। कॉलेज के रिकॉर्ड से आसानी से पता लग सकता था कि वह सच बोल रहा था या झूठ। तुमसे ये सब सवाल मैं खास वजह से पूछ रहा हूँ, अजय ने कहा। मैं विराटनगर में पार्क स्ट्रीट पर रहता हूँ। टैलेंटेड लड़के लड़कियों में मेरी दिलचस्पी है। तुम्हारे चेहरे मोहरे और कदबुत ने मुझे तुमसे बातें करने को मजबूर कर दिया। उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। आप डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है? नहीं, लेकिन कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को मैं जानता हूँ। अजय सीधा झूठ बोलने से बचना चाहता था, इसीलिए बेनज़ीर को भी बातचीत में शामिल कर लिया। मेरे वह दोस्त एक मशहूर शायर है, नफीस अहमद बेनज़ीर। तुमने भी इनका नाम सुना होगा। बेनज़ीर चकरा गया। वह संवेदनशील किस्म का आदमी था। अजय के डायरेक्ट ढंग से अप्रोच करने से उसे उलझन में डाल दिया। उसने कार से उतरकर अटेंडेंट का कंधा थपथपाया। जी ठीक है, मेरा नाम शरद शर्मा है। आप फिल्म लाइन से हो? दुविधा में फंसा बेनज़ीर जो कहना चाहता था कह नहीं सकता था। नहीं, वो बोला। अटेंडेंट ने असमंजसपूर्वक बारी बारी से दोनों को देखा। बेनज़ीर को उस पर दया आ गई। तुम्हारा नाम शरद शर्मा है? वो बोला। बरसों पहले एक शर्मा को मैं भी जानता था। उसका नाम शिशिर शर्मा था। वह यही चंद्रनगर में बाहरी भाग में दूसरी ओर समुद्र तट के पास रहता था। ये मेरे पिता का नाम है। आप ज़रूर उन्हीं की बात कर रहे हैं। हाँ, तुम्हें भी देखा था। उस वक्त तुम बहुत ही छोटे थे। अजय गौर से शरद शर्मा को देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में खुशी की चमक उभरी, फिर भावावेश के कारण आंखें नम हो गई। इस स्थिति में उसकी जगह कोई और होता तो उस पर शीघ्र ही प्रतिक्रिया होती थी, लेकिन अजय को याद आ गया। उसने खुद ही कबूल किया था कि वह एक्टर था। शरद शर्मा ने बेनज़ीर का हाथ थाम लिया। आप मेरे पिता को जानते हैं? वह कंपित स्वर में बोला। आखिरी दफ़ा कब उनसे मिले थे? करीब 13 साल पहले। तब तो आप नहीं जानते। अब वह कहाँ है? नहीं बेटा, तुम्हारे पैदा होने के बाद वह न जाने कहाँ चला गया था। शरद शर्मा का चेहरा तन गया। और मेरी माँ? पता नहीं, वह भी कहाँ है। अजय बोला। तुम्हें अपने माँ बाप में से किसी की भी याद नहीं है? अपनी माँ की याद है मुझे, उसने बेमन से जवाब दिया। जब मैं 4 साल का था, वो दिल्ली के एक अनाथालय में मुझे छोड़ गई थी। उसने वादा किया था कि मुझे लेने के लिए आएगी, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। मैंने करीब 12 साल तक उसके लौटने का इंतज़ार किया। फिर मुझे लगा कि वह मर गई होगी और मैं वहाँ से भाग गया। दिल्ली में वो अनाथालय कहाँ है? मेहरौली में। वहाँ से भागकर तुम कहाँ गए? नैनीताल। मैं सही ढंग से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। इत्तेफाक से एक नेक बुजुर्ग मुझे वहाँ मिल गए। उनका नाम
केशव दत्त जोशी था। उन्होंने मुझे गोद तो नहीं लिया, लेकिन अपने बेटे की तरह ही मुझे पास रखा। शरद दत्त जोशी के नाम से मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया। तुम्हारा नाम क्यों बदल गया? मेरे कहने पर। तुमने क्यों कहा? क्योंकि मैं अनाथालय से भागा हुआ था। ये भी हो सकता है कि तुम्हारा असली नाम शरद दत्त जोशी था और शरद शर्मा तुमने बाद में रख लिया। मैंने ऐसा क्यों करना था? किसी के कहने पर? शरद शर्मा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। कौन है आप? प्राइवेट डिटेक्टिव। अगर आप डिटेक्टिव हैं तो विराट नगर और पार्क स्ट्रीट की कहानी क्यों गढ़ी थी? मैं पार्क स्ट्रीट पर रहता हूँ। लेकिन जिस ढंग से आपने कहा वो जानबूझकर गुमराह करने जैसा था। मेरे बारे में इतनी फिक्र मत करो। मुझे जो जानकारी चाहिए थी मिल गई। आप सीधी तरह भी तो पूछ सकते थे। मुझे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। देखेंगे। बेनज़ीर उन दोनों के बीच में आ गया और अजय को क्रोधित निगाहों से घूरता हुआ बोला, लड़के को परेशान मत करो। ये बिल्कुल सच कह रहा है। इसकी आवाज़ तक अपने पिता से मिलती है। इस पर इल्ज़ाम लगाकर तुम इसकी बेइज्जती कर रहे हो। अजय ने उससे बहस नहीं की। असलियत ये थी कि वह भी उस पर यकीन करने के लिए तैयार था। शरद शर्मा यूं उनसे परे हट गया मानो एकाएक उसे खतरा नजर आने लगा था। उसका चेहरा कठोर था और नथुनी फड़क रहे थे। मैं पूछता हूँ ये सब क्या है? ताव मत खाओ, अजय ने कहा। शरद शर्मा सिर से पांव तक काँप रहा था। मैं ताव नहीं खा रहा। आप लोग यहाँ आए, पहले मुझसे सवाल पूछे, फिर कहने लगे कि मेरे पिता को जानते हो। जाहिर है मुझे भी ये पूछने का हक है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। बेनज़ीर ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शरद बेटा, इसका तुम्हारे लिए बड़ा भारी मतलब हो सकता है। तुम्हारा पिता एक दौलतमंद खानदान से ताल्लुक़ रखता था। लड़के ने उसका हाथ झटक दिया। इसकी कोई परवाह मुझे नहीं है। मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। किस लिए? बेनज़ीर ने पूछा। लड़के के गालों पर आंसू बह रहे थे। मेरे इस दर्द को आप नहीं समझ सकते। बाय द वे, अजय ने पूछा, क्या तुम मायाकुंज इलाके के पुलिस स्टेशन गए थे? गया था। मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। वहाँ इंचार्ज के पास हड्डियों का बक्सा, जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वे मेरे पिता की है, लेकिन इस पर न तो मुझे यकीन है और न ही इंस्पेक्टर चौहान को। तुम अब मेरे साथ वहाँ चलना चाहते हो? चाहता तो हो, लेकिन पंप बंद करके नहीं जा सकता। तुम्हारी छुट्टी किस वक्त होती है? 7:30 बजे। आज रात तुमसे कहाँ मिला जा सकता है? मैं मिसेस मिनोचा की बोर्डिंग में रहता हूँ। वो कहाँ है? लड़के ने पता बता दिया। क्या तुम इसे ये नहीं बताओगे कि इसके पिता कौन था? बेनज़ीर ने पूछा। ज़रूर बता दूंगा। कब? जब यह साबित हो जाएगा कि यह वाकई उसी का बेटा है, अजय ने कहा। आइए चलते हैं। बेनज़ीर बेमन से उसके साथ कार में सवार हो गया। पुलिस स्टेशन एक पुरानी इमारत में था। बेनज़ीर ने कहा कि उसे कंकाल से डर लगता था, इसीलिए वह कार में ही रहेगा। अजय ने बहस नहीं की। वह कार से उतरकर इमारत में दाखिल हो गया। इंस्पेक्टर चौहान ऊंचे कद, भारी बदन और रोबीले चेहरे वाला 50 वर्षीय आदमी था। अजय ने अपना परिचय देकर डॉक्टर चौधरी का लेटर उसे दे दिया। लेटर पढ़कर इंस्पेक्टर ने इतनी गर्मजोशी से हाथ मिलाया कि उसकी पकड़ में अजय को अपनी उंगलियां चटकती सी महसूस होने लगी। डॉक्टर चौधरी के दोस्त को मैं भी अपना दोस्त मानता हूँ। बैठो और बताओ कि किस काम से आए हो। अजय उसके डेस्क के सम्मुख पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। मेरे काम का ताल्लुक उन हड्डियों से है जो मायाकुंज में एक मकान के नीचे से मिली थी। मैं समझता हूँ उनकी शिनाख्त आप करा चुके हैं। सही शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। हालांकि डॉक्टर चौधरी का कहना है कि वे हड्डियाँ उसके एक पुराने परिचित की है। ये बात इस तर्क के लिहाज से भी सही है कि वो आदमी उस मकान में रहता था, लेकिन सिर्फ इसी तर्क के आधार पर उन हड्डियों को शिशिर शर्मा की नहीं माना जा सकता। दिक्कत इस बात की है कि उस इलाके के किसी आदमी के गुम होने की रिपोर्ट हमें कभी नहीं मिली। हम अभी भी इस केस पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हम इस मामले में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस मामले को सुलझाने में किसी भी बाहरी मदद का स्वागत है। इसे लटकते हुए अब करीब 6 महीने होने वाले हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। फिर अचानक पूछा, तुम उसी के परिवार के लिए काम कर रहे हो? मैं एक परिवार के लिए काम कर रहा हूँ। उन लोगों ने कहा है कि किसी भी सूरत में उनका नाम बीच में नहीं आना चाहिए, अजय ने जवाब देकर पूछा। हड्डियों के साथ कोई और चीज़ भी मिली थी, मसलन घड़ी, अंगूठी या कपड़े? नहीं,
कपड़ों की एक चिंदी तक भी नहीं थी। करीब 23 साल के अरसे में मिट्टी में दबे पड़े कपड़े तो गल गए होंगे, लेकिन बटन या तो प्लास्टिक के होते हैं या फिर धातु के, इसलिए वे तो मिलने चाहिए थे। हमने बड़ी बारीकी से जांच की थी, कोई बटन वहाँ से नहीं मिला। हमारी थ्योरी है कि लाश को नंगा ही ज़मीन में दबा दिया गया था, बिना सिर की लाश को। हाँ, डॉक्टर चौधरी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया लगता है। लाश के सिर के बारे में मैं भी सोचता रहा हूँ। खैर, कुछ एक हफ्ते पहले एक लड़का यहाँ आया था। उसका दावा है कि वह शिशिर शर्मा का बेटा है। आप नहीं समझते कि वो लड़का उसका बेटा है? इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता जब मैंने हट्टिया उसे दिखाई थी तो वो काफ़ी परेशान और दुखी हो गया था। दिक्कत यह है कि अपने बाप के बारे में उसे भी नहीं की बराबर ही जानकारी है। अपनी पूछताछ और जांच से हमने जो पता लगाया है उसके आधार पर यकीन से कहा जा सकता है कि 1971 की सर्दियों में शिशिर शर्मा उसी स्थान पर बने एक पुराने मकान में कुछ एक महीने रहा था। लेकिन लड़के को इस पर कतई यकीन नहीं है कि वे हड्डियाँ उसके बाप की है। उसका यह यकीन सही भी हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं भी इस बारे में सोचता रहा हूँ। जब कंकाल मिला था तो उसके साथ खोपड़ी न मिलने के बारे में हमारा अनुमान था कि या तो उसकी हत्या गर्दन काट कर की गई थी या फिर हत्या करने के बाद उसका सिर काट कर कहीं फेंक दिया गया था ताकि लाश की शिनाख्त न हो सके। इनमें से कौन सी बात सही है ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर ये बिल्कुल सही है कि हत्यारा जो भी था पेशेवर था। ये कुछ एक दूसरे तथ्यों से भी मेल खाता है। 60 और 70 के दशकों में चंदनगढ़ के इस इलाके को स्मगलरों द्वारा बाहर से समुद्र के रास्ते माल लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पिछले कुछ एक सालों तक भी उनकी गतिविधियां यहाँ रही है, लेकिन 60 और 70 के दशकों में तो उनका धंधा पूरे जोरों पर था। इस काम के लिए दर्जनों खूंखार और पेशेवर मुजरिम उन्होंने यहाँ रख छोड़े थे। उन दिनों उस स्थान से जहाँ हड्डियाँ मिली थी, करीब 1 मील दूर दक्षिण में सागर तट पर एक पुरानी 3 मंजिला इमारत थी। करीब 2 साल पहले उसे गिरा दिया गया। खैर, 1957-58 तक इस इमारत में एक शानदार होटल चलाया जाता था, जो कि वास्तव में दूर दूर से आने वाले रंगीन मिजाज और धनी लोगों की अय्याशियों का अड्डा हुआ करता था। फिर वो इमारत किसी का एक या कई स्मगलरों ने मिलकर खरीद ली। इमारत के बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर को स्मगल्ड गुड्स को इकट्ठा करने और वहाँ से अलग अलग शहरों में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। फर्स्ट फ्लोर पर बार और वेश्यालय बना दिए गए और सेकेंड फ्लोर पर जुआ घर चलाया जाने लगा। इंस्पेक्टर ने तनिक रुक कर पूछा, तुम सोच रहे हो इतनी पुरानी बातों की इतनी ज़्यादा जानकारी मुझे कैसे है? फिर अजय जवाब का इंतज़ार किए बगैर मुस्कुरा कर बोला, इसलिए कि 1965 में एक बार उस इमारत में मैंने भी 4 रोज़ तक खूब ऐश की थी। वही पहली दफ़ा मैंने शराब चखी थी और पेशेवर लड़कियों की सोहबत हासिल की थी। उन दिनों मेरी उम्र 21 साल थी। कॉलेज के अपने एक दोस्त के साथ, जो दौलतमंद माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद था, उसी के खर्चे पर वहाँ गया था। तभी वहाँ चल रही गतिविधियों का पता लगाने के बाद भी मेरे मन में अपराध और अपराधियों के प्रति नफरत पैदा हो गई। उसी नफरत ने मुझे पुलिस विभाग में पहुँचा दिया। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और स्वर कठोर हो गया। उन दिनों लालचंद नामक एक आदमी वहाँ बॉस हुआ करता था। 1969 में वह आयकर विभाग के चक्कर में ऐसा फंसा कि उसे लंबी सज़ा हो गई और कुछ एक साल बाद वह जेल में ही मर गया। उसके कुछ एक गनमैन को भी उसी दौरान लंबी सज़ा हुई थी। वे सब प्रोफेशनल किलर्स थे। दूसरों की जान लेने के बदले में पैसा तो उन्हें मिलता ही था, इस काम में मज़ा भी उन्हें आता था। उन्होंने इस इलाके में दर्जनों लोगों की हत्याएं की थी। इस आदमी का अधूरा कंकाल हमें मिला है, उसकी जान भी उन्होंने ही ली हो सकती थी। लेकिन आपने तो बताया है कि लालचंद और उसके आदमियों को 1969 में ही लंबी सज़ा हो गई थी, जबकि हमारा आदमी 1971 में मारा गया था। ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई सबूत हमें नहीं मिला है। ये नतीजा हमने सिर्फ डॉक्टर चौधरी की बातों के आधार पर निकाला है। वैसे हड्डियाँ और उन पर लगी मिट्टी की जांच कराने के बाद भी उनके दफनाए जाने के सही वक्त का पता नहीं लग पाया है। मोटे तौर पर अनुमान है कि उन्हें 1970 के करीब 5 साल पहले भी दफनाया गया हो सकता था, और 5 साल बाद भी। क्या मैं उन हड्डियों को देख सकता हूँ? ज़रूर।
इंस्पेक्टर ने बाहर मौजूद कांस्टेबल को बुलाकर इस संबंध में आदेश दे दिया। कांस्टेबल चला गया। 5-7 मिनट बाद वह लोहे का एक बक्सा उठाए पुनः भीतर दाखिल हुआ। बक्सा डेस्क पर रखकर वह चला गया। इंस्पेक्टर ने बक्से का ढक्कन खोला। अजय ने खड़ा होकर गौर से देखा। रीढ़ की हड्डी को तार के टुकड़ों से जोड़ा गया था और वो सांप के कंकाल की तरह सबसे ऊपर पड़ी थी। शेष हड्डियों में टैग लगे थे और उन पर शरीर के उन हिस्सों के नाम लिखे थे जहाँ की वे थी। इन हड्डियों में आपने या डॉक्टर चौधरी या फिर इनकी जांच करने वाले किसी और व्यक्ति ने कोई खास बात नोट की थी? देर तक उन्हें देखता रहने के बाद अजय ने पूछा। गुड क्वेश्चन, इंस्पेक्टर ने कहा और बक्से से एक हड्डी निकाल कर बोला, ये बाई बाह के ऊपरी भाग की हड्डी है। डॉक्टर चौधरी का कहना है कि जिस आदमी के शरीर की ये हड्डियाँ हैं उसकी बाई बाह में कोहनी के जोड़ से तनिक ऊपर फ्रैक्चर हुआ था, जिसे कुशल ऑर्थोपेडिक द्वारा जोड़ा गया था। मुझे एक एसटीडी कॉल करनी है। उसकी बात काट कर अचानक अजय बोला। इंस्पेक्टर ने टेलीफोन की ओर संकेत किया। कर लो। अजय मुस्कुराया। नहीं, जनता पहले ही सरकारी खर्चों के बोझ से दबी हुई है, उसे और ज़्यादा दबाना मैं नहीं चाहता। तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी बातें सुने? इंस्पेक्टर बोला। ओके, बाहर पास ही एक होटल में एसटीडी सुविधा उपलब्ध है, वहाँ से कर लो। सहयोग के लिए धन्यवाद, अजय ने कहा और बाहर निकल गया। होटल पास ही था। रिसेप्शन पर मॉनिटर सहित टेलीफोन उपकरण मौजूद था। रिसेप्शनिस्ट से इजाज़त लेकर और करीमगंज का एसटीडी कोड पूछकर अजय ने मेहता के ऑफिस का नंबर डायल किया। मैसेज मरवा के माध्यम से मेहता से संबंध स्थापित होने पर बोला, अजय बोल रहा हूँ, चंदनगढ़ से। कहाँ से? मेहता द्वारा पूछा गया। चंदनगढ़ से, सलीमपुर के दक्षिण में एक छोटा सा शहर है। यहाँ तुम्हारे मतलब की 2 चीज़ें मुझे मिली है, एक मरे हुए आदमी की हड्डियाँ और एक लड़का। मैं हड्डियों से ही शुरुआत करता हूँ। हड्डियों से? हाँ, वे हड्डियाँ करीब 6 महीने पहले इत्तेफाक से खुदाई के दौरान मिली है और अब स्थानीय पुलिस स्टेशन में है। हालांकि हड्डियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन अब ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि वे उस आदमी की है जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ। मेहता को कुछ न कहता पाकर अजय ने पूछा, तुम सुन रहे हो ना? हाँ, लगता है उसकी हत्या की गई थी, लेकिन तुमने तो कहा है कि हड्डियों की शिनाख्त नहीं हुई है। इसीलिए तो तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। इस मामले में तुम मेरी मदद कर सकते हो। बेहतर होगा कि डिटेल्स नोट कर लो। बाई बाह में कोहनी से थोड़ा ऊपर फ्रैक्चर हुआ था। खैर, उसे किसी डॉक्टर ने ठीक किया था। तुमने चेक करके बताना है कि क्या अनिल दीवान की बाई बाह कभी टूटी थी? अगर टूटी थी तो उसका इलाज करने वाला डॉक्टर कौन था? मैं 15 मिनट बाद फिर फ़ोन करूँगा। ठहरो, तुमने एक लड़के का भी जिक्र किया था, उसका इससे क्या ताल्लुक़ है? ये पता लगाना अभी बाकी है। वैसे लड़का समझता है कि वह उस मृत आदमी का बेटा है। अनिल का बेटा? हाँ, लेकिन इस बारे में खुद उसे भी यकीन नहीं है। वह नैनीताल से यही पता लगाने आया है कि उसका बाप कौन है। तुम्हारे विचार से क्या वह अनिल का ही बेटा है? मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये सही है कि वह अनिल से तो काफ़ी हद तक मिलता है, लेकिन उसकी कहानी में दम नहीं है। कहानी क्या है? काफ़ी लंबी और पेचीदा है। मोटे तौर पर उसका कहना है कि उसकी परवरिश अनाथालय में हुई थी और फर्जी नाम से कॉलेज में पढ़ाई की। महीना भर पहले यह जानने के लिए यहाँ आया था कि असल वह कौन है। जो वह कहता है वैसा हुआ हो सकता है, लेकिन जब तक साबित न हो जाए इसे सही नहीं माना जा सकता। लड़का है कैसा? होशियार, पढ़ा लिखा, तमीज़ और सलीके वाला। अगर वह कोई बहरूपिया है तो मानना पड़ेगा कि इस हुनर में भी माहिर है। उसकी उम्र कितनी है? 22 साल। तुमने बड़ी जल्दी इतना सब पता लगा लिया। मेरी किस्मत तेज़ थी। तुम्हारी और क्या खबर है? इंस्पेक्टर रावत ने मेरी कार का कुछ पता लगाया? कार मिल गई है, सही हालत में है और पुलिस स्टेशन में खड़ी है। कमालपुर में जब मिली तो पेट्रोल टैंक खाली था। उस आदमी का क्या हुआ जो उसे ले भागा था? उसका अभी कोई पता नहीं लगा। संभवतया कमालपुर से वह दूसरी कार लेकर भाग गया। कल शाम वहाँ से एक कार चोरी हुई थी। और कुछ? इंस्पेक्टर रावत ने बताया है काली कांटेसा भी जिसमें हत्यारा भाग रहा था, चोरी की कार थी। उसका मालिक कौन है? पता नहीं, इंस्पेक्टर पता लगा रहा है। अजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। अगले करीब 20 मिनट तक वह मरहूम पीटर बेंजामिन की भूतपूर्व पत्नी मारिया सैमुअल के बारे में सोचता रहा,
जो अब विक्टर सैमुअल की पत्नी बनकर सलीमपुर में इज्जत की ज़िंदगी जी रही थी और जिसके पास उसे दोबारा जाना था। फिर पुनः मेहता से संबंध स्थापित किया। मैंने डॉक्टर मदान से बातें की है, मेहता ने जानकारी दी। उसका कहना है जब अनिल 8वीं क्लास में पढ़ता था तो उसकी बाई बाह में कोहनी से थोड़ा ऊपर फ्रैक्चर हो गया था। जिस ऑर्थोपेडिस्ट ने उसका इलाज किया था उसे भी डॉक्टर मदान जानता है। हालांकि उम्मीद तो नहीं है, फिर भी कोशिश करो, शायद उस डॉक्टर के पास अनिल के उस वक्त के एक्सरे मिल जाए। मेरे विचार से यही एक तरीका है सही शिनाख्त का। दांतों से शिनाख्त नहीं की जा सकती? नहीं, गर्दन से ऊपर का हिस्सा गायब है। क्या? मेहता का बुरी तरह चौंकता स्वर सुनाई दिया। फिर गहरी सांस लेकर कहा गया, ओह गॉड। पुनः संक्षिप्त मौन के पश्चात पूछा गया, मुझे वहाँ आना चाहिए? इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? इस तरह तुम्हें लड़के से बातें करने का मौका भी मिल जाएगा। मैं ऐसा ही करूँगा। वो है कहाँ? यही एक पेट्रोल पंप पर काम कर रहा है। कब तक पहुँचोगे? रात 8 से 9 बजे के बीच। मैं 9 बजे तुम्हें मायाकुंज एरिया के पुलिस स्टेशन में मिलूँगा। स्टेशन इंचार्ज अच्छा आदमी है। मेरे विचार से उसे असलियत बता देना ठीक रहेगा। नहीं, ऐसा मत करना। लेकिन मर्डर के मामले को चुपचाप नहीं निपटाया जा सकता। जानता हूँ, मेहता के स्वर में कड़वाहट थी, लेकिन हम निश्चित रूप से तो नहीं जानते कि वे हड्डियाँ अनिल की ही है। इससे पहले कि अजय और कुछ कहता, मेहता द्वारा संबंध विच्छेद कर दिया गया। अजय ने इस दफ़ा करीमगंज में पुलिस इंस्पेक्टर रावत से संबंध स्थापित किया। मेहता ने अभी मुझे बताया है। वह अपना परिचय देकर बोला कि आपने पीटर बेंजामिन के मर्डर में इन्वॉल्व कांटेसा का पता लगा लिया है। हाँ, वो कार परसों रात सलीमपुर से चुराई गई थी। चोर ने नंबर प्लेटें बदल दी थी। उसका मालिक कौन है? सलीमपुर का ही एक आदमी है। वैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ, कार चोरी चले जाने की रिपोर्ट उसने नहीं लिखाई थी। अजीब बात है। खैर, मैं इस वक्त सलीमपुर के पास चंदनगढ़ में हूँ। अगर आप कहे तो मैं उससे पूछताछ कर लेता हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसका नाम राजेश मोहन है। वह होटल सनशाइन में रहता है। ठीक है। अजय ने उसे धन्यवाद देकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। टेलीफोन कॉल का बिल चुकाकर वह होटल से निकल गया। लगभग 1 घंटे बाद बेनज़ीर को उसके निवास स्थान के पास ड्रॉप करके अजय सनशाइन पहुंचा। मेन रोड से हटकर पिछली सड़क पर स्थित वो औसत दर्जे का होटल था। रिसेप्शन पर मौजूद आदमी के मुर्दनी चेहरे से जाहिर था कि वह हालात से मार खाता रहा था। मिस्टर राजेश मोहन हैं? अजय ने पूछा। शायद काम पर गए हैं, रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। कहाँ? क्या काम करते हैं? कार सेल्समैन होना चाहिए। होना चाहिए? हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसका धंधा ज़्यादा अच्छा चल रहा है। वो पुरानी कारों के एक डीलर का कमीशन एजेंट है। यहाँ मैं सिर्फ इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरे ज़रिए भी उसने एक कार बेचने की कोशिश की थी। वो काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहा है। कुछ 1 हफ्ते हो गए। अचानक रिसेप्शनिस्ट ने शंकित स्वर में पूछा। कोई पुलिस का चक्कर तो नहीं है साहब? मैं अपने ही काम से उससे मिलना चाहता हूँ। उसकी पत्नी से मिलने से आपका काम चल सकता है? वह अपने कमरे में ही है। होनी तो चाहिए, आमतौर पर वह यही होती है। पता कर लो। मेरा नाम अजय है, उनकी कार खरीदना चाहता हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन पर मैसेज दे दिया। आइए, वो बोला। 2nd फ्लोर पर रूम नंबर 10। अजय सीढ़ियों द्वारा दूसरे खंड पर पहुंचा। 10 नंबर कमरे के खुले दरवाजे में गाउन पहने 25 वर्षीय एक युवती खड़ी थी। अजय को अपनी ओर आता वो देख चुकी थी। जब अजय ठीक उसके सामने आ खड़ा हुआ तो उसने उबासी ली और अंगड़ाई लेकर हाथ नीचे गिरा दिए। उसकी सांस में शराब की गंध थी और आंखों में नींद। कद-बुद के लिहाज से फिगर इतना बढ़िया था। अजय सोचने पर मजबूर हो गया कि वो सेल के लिए था या सिर्फ डिस्प्ले किया जा रहा था। मिसेस राजेश मोहन? उसने पूछा। यस। कांटेसा का क्या किस्सा है? आज सुबह किसी ने फ़ोन किया तो राजेश ने कह दिया कि वो चोरी हो गई और अब तुम उसे खरीदने आ गए। क्या? कार चोरी हो गई? वो राजेश की बेवकूफ़ी थी। कुछ एक मामलों में वह पूरा बेवकूफ़ है। आप वाकई उस कार को खरीदना चाहते हैं? हाँ, बशर्ते कि कार सही हालत में है, पेपर्स कंप्लीट है और तुम्हारा पति वाकई उसका मालिक है। कांटेसा का मालिक वही है, लेकिन पैसे के फैसले मैं क्या करती हूँ। अंदर आओ, इस बारे में बातें करेंगे। अजय उसके पीछे भीतर दाखिल हुआ। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था और अधिकांश चीज़ें अपने सही स्थान पर न होकर फैली हुई थी। बैठो, वह कुर्सी की ओर संकेत करके बोली। माफ़ करना, मुझे बाहर काफ़ी काम करना होता है,
इसीलिए घर की देखभाल के लिए वक्त नहीं निकाल पाती। क्या काम करती हो? मॉडलिंग। अजय कुर्सी पर बैठ गया। स्पष्ट था कि युवती बातूनी और घरेलू कामकाज के प्रति लापरवाह थी। संभवतः मॉडलिंग के नाम पर पेशा भी वह करती थी। वह बिस्तर पर बैठ गई। कीमत नकद दोगे ना? अगर खरीदूंगा तो नकद ही दूंगा। क्यों? हमें नकद पैसे की ज़रूरत है। खैर, कार की क्या कीमत देना चाहते हो? एक बात पहले ही समझ लो, कीमत मुनासिब ही बताना। सस्ती कीमत में कार मैं नहीं बेचूंगी। मेरा एक ही शौक है, कार की सैर। इसका मतलब ये नहीं है कि राजेश मुझे घुमाने जाता है, लेकिन ये सही है कि कांटेसा को 2-4 बार से ज़्यादा मैं नहीं ले गई। उस पर राजेश के भाई ने कब्जा किया हुआ है। राजेश इतना सीधा आदमी है कि फौरन उसकी बातों में आ जाता है। उस रात भी यही हुआ। क्या हुआ था? वही जो अक्सर होता रहा है। हमेशा की तरह हरीश बड़े जोश में यहाँ आया। बड़े काम करने का उसका कोई आइडिया कभी कामयाब नहीं हुआ। इस दफ़ा वो कोई नया आइडिया लेकर आया था। उसे बस एक कार की ज़रूरत थी। फिर उसने जल्दी ही मोटा पैसा कमा लेना था। उसकी बातों में आकर राजेश ने कार उसे दे दी। हरीश इतना चालू है कि बातों बातों में उसके शरीर के कपड़े तक उतरवा सकता है। ये कब की बात है? परसों रात की। मैं नहीं जानता था। अजय उसको उकसाने के विचार से बोला। राजेश का कोई भाई भी है? उसका सगा छोटा भाई है, वह सपाट स्वर में बोली। उसके मामले में हमारा खून का रिश्ता है। मौत ही हमें जुदा कर सकती है वाली बात पर राजेश पूरी तरह अमल करता है। अगर उस कमीने का लफड़ा नहीं होता तो हम अभी भी विशालगढ़ में ही चैन से रह रहे होते। वो कैसे? मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ, लेकिन बदकिस्मती ने उसके दिमाग को सुस्त कर दिया था और सस्ती शराब ने ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही खुलवा दी थी। इसीलिए चाहकर भी वह खुद को रोक नहीं सकी। हरीश को अदालत ने सज़ा सुना दी थी, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए और पहला जुर्म होने की वजह से यह शर्त साथ लगा दी कि अगर कोई स्थानीय व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी ले ले तो उसे पैरोल पर छोड़ा जा सकता था। इसीलिए हरीश की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। उसने कमरे में निगाहें दौड़ाई। इस कोठरी में, जबकि विशालगढ़ में हमने किश्तों पर अपना फ्लैट खरीद लिया था, लेकिन राजेश ने फिर शराब पीनी शुरू कर दी और हम किश्तें नहीं चुका पाए। हालांकि इसके लिए उसे दोष मैं नहीं देती। सारी मुसीबत की जड़ उसका वो भाई ही है। वो साधु को भी शराब पीने पर मजबूर कर सकता है। राजेश ने जिंदगी में कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया सिवाय मेरे, लेकिन घर में इतना तो चलता ही रहता है। हरीश को किस लिए सजा हुई थी? अजय ने पूछा। उसने एक आदमी को पीट कर उसका पर्स छीन लिया था। पर्स में सिर्फ 300 रुपये थे और उसे सजा हुई 6 महीने की, यानी 50 रुपये महीना। हरीश वाकई मास्टरमाइंड आदमी होना चाहिए। वह बड़ी बड़ी बातें करता है और खुद को 30 मार का समझता है। पता नहीं क्यों तुम्हें यह सब सुना रही हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गई कि तुम यहाँ कार खरीदने आए थे। मैं फिक्र बहुत करती हूँ, इसलिए बातें भूल जाती हूँ। अजय की ओर से फिसलकर उसकी निगाहें पलंग की बगल में मेज़ पर रखी बोनी स्कॉच की आधी भरी बोतल पर जा टिकी। सच बात यह है कि 3-4 ड्रिंक भी मैंने लिए हैं। कांटेसा कब दिखाओगी? अजय ने पूछा। जब चाहो देख सकते हो। वैसे इस बारे में राजेश से बातें करना बेहतर होगा। वह कहाँ मिलेंगे? मुझसे पूछना बेकार है, वह अपनी ही धुन में बोली। सच बात यह है, मैं तो ये तक नहीं जानती कि हरीश कार को वापस ले आया है या नहीं। राजेश ने यह क्यों कहा कि कार चोरी हो गई थी? पता नहीं, जब वह गया था तो मैं कुछ नींद में थी, इसलिए उससे कुछ पूछ नहीं सकी। नींद के ख्याल से उसे उबासी आ गई और उसने पलंग की मुझ से पीठ सटाकर आंखें बंद कर ली। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। फिर वो दरवाजे के सम्मुख आ रुकी। बिजी हो नीरा? एक पुरुष स्वर में पूछा गया। उसने आंखें खोलकर दरवाजे की ओर गर्दन घुमाई। तुम आ गए डियर? हाँ, बिजी हो? नहीं, अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खोलकर एक आदमी भीतर दाखिल हुआ। फिर अजय को देखकर यूँ ठिठका मानो गलत वक्त पर गलत जगह आ गया था। सॉरी। 32 वर्षीय उस आदमी के शरीर पर मैला लेकिन कीमती सूट था। उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे जैसे वो तय नहीं कर पा रहा था कि क्या कहे। अजय ने नोट किया, उसका चेहरा नौजवान से जो उसकी कार लेकर भागा था इस हद तक मिलता था कि इस समानता को निसंकोच पारिवारिक समानता कहा जा सकता था। प्रत्यक्षतः वह राजेश मोहन था और वो नौजवान उसका छोटा भाई हरीश था। तुमने तो कहा था, वह अपनी पत्नी से बोला। बिजी नहीं हो? मैं सिर्फ आराम कर रही हूँ, वो सीधी बैठती हुई बोली। ये जनाब कांटेसा खरीदना चाहते हैं। राजेश मोहन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बिकाऊ नहीं है, वो बोला। तुम्हें किसने बताया कि वो बिकाऊ है?
ऐसे ही सुना था, अजय ने जवाब दिया। और क्या सुना है? अजय ने घुमाने फिराने की बजाय सीधी चोट की। तुम्हारा भाई मुसीबत में है। राजेश ने सिर से पांव तक अजय को घूरा और समझ गया। प्रतीत हुआ कि हाथापाई करने का सीधा मतलब था अपनी दुर्गति करना। उसने पलकें झपकाई। तुम्हें दत्ता ने मुझे यह बताने के लिए भेजा है? किसने? नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अमरीश दत्ता की बात कर रहा हूँ। वो शब्दों को चबाता हुआ सा बोला। तुम्हें उसने भेजा है तो वापस जाकर मेरी ओर से उसे कह देना कि अगर वह समुद्र में डूब मरे तो हम सब पर बड़ा भारी एहसान करेगा। अजय उठकर खड़ा हो गया। राजेश ने फौरन अपने हाथ यूं ऊपर उठा लिए मानो उसे डर था कि अजय उसके साथ मारपीट करेगा। उसकी इस हरकत ने बता दिया कि वह मारामारी से दूर बचने वाला डरपोक किस्म का आदमी था। तुम्हारा भाई बड़ी भारी मुसीबत में है, अजय बोला। उसके साथ ही तुम भी फंस गए हो। वो जिस कार में कल एक मर्डर करने गया था वो तुमने ही उसे दी थी। क्या बकते हो? कौन हो तुम? परिवार का एक दोस्त। हरीश कहाँ है? मैं नहीं जानता। वो अपने कमरे में नहीं है, अभी वापस नहीं लौटा। अमरीश दत्ता का तुमसे और हरीश से क्या ताल्लुक़ है? मैं नहीं जानता। तुम ही ने तो उसका नाम लिया था। क्या दत्ता ने ही हरीश को बेंजामिन के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट दिया था? क्या? युवती ने पूछा। किसका मर्डर हो गया? पीटर बेंजामिन का। जानती हो उसे? नहीं। उसकी जगह राजेश ने जवाब दिया। हम उसे नहीं जानते। अजय उसकी ओर बढ़ा। तुम झूठ बोल रहे हो राजेश। बेहतरी इसी में है कि मुझे सब कुछ बता दो। इस बखेड़े में हरीश के साथ साथ तुम भी बुरी तरह फंस चुके हो। राजेश पीछे हटता गया जब तक कि उसकी टांगें पलंग से नहीं जा लगी और पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं रही। उसने यूं अपनी पत्नी को देखा मानो इस वक्त वही एकमात्र सहारा थी, लेकिन पत्नी अजय को देख रही थी। क्या किया है हरीश ने? मर्डर। हे भगवान! वो फौरन बिस्तर से उतरकर अपने पति के सामने खड़ी हो गई। और तुमने उसे कार दे दी? मुझे देनी पड़ी। कार उसी की थी, बस खरीदी मेरे नाम से गई थी। क्योंकि वह पैरोल पर था, अजय बोला। राजेश ने जवाब नहीं दिया। युवती ने उसकी बाह पकड़कर हिलाई। बताओ हरीश कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, राजेश ने कहा और अजय की ओर पलट गया। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। ठीक है, लेकिन दत्ता का क्या किस्सा है? जब हम विशालगढ़ रहते थे, हरीश उसके लिए काम करता था। वे लोग हमेशा उसे काम पर वापस आने के लिए कहते थे। हरीश क्या काम करता था? कोई भी गंदा काम जो वे कराना चाहते थे। मर्डर भी? हरीश ने मर्डर कभी नहीं किया। तुम्हारा मतलब है इस मर्डर से पहले? इस पर मैं तभी यकीन करूँगा जब हरीश बताएगा। जिंदगी भर बेवकूफ़ी बने रहोगे, युवती कराहती सी बोली। आखिर आज तक उसने मुसीबत के अलावा हमें दिया ही क्या है? फिर भी वह मेरा भाई ही रहेगा। तुम्हें उम्मीद है कि वह तुमसे संपर्क करेगा? हाँ, अगर वह संपर्क करता है तो मुझे बताओगे? ज़रूर। वह साफ झूठ बोल रहा था, लेकिन अजय कुछ कहने के बजाय बाहर आ गया। सीढ़ियों द्वारा नीचे पहुंचकर उसने 100 रुपये का एक नोट रिसेप्शनिस्ट के सामने डाल दिया। ये क्या है? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? 100 रुपये का नोट? ये तुम्हारे लिए है, आज का इनाम। कल भी इनाम लेना चाहोगे? यानी एक और 100 का नोट? बदले में मुझे करना क्या होगा? राजेश मोहन से मिलने आने वालों पर नज़र रखना, और वह कोई फ़ोन करता है ख़ासतौर पर शहर से बाहर, तो उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है। रिसेप्शनिस्ट ने नोट उठाकर जेब में रख लिया। और औरत के विजिटर्स पर भी नज़र रखनी है। उससे काफ़ी लोग मिलने आते हैं, आते जाते ही रहते हैं। उन्हें आने जाने देने के लिए वह तुम्हें भी कुछ देती है? तुम पुलिसमैन हो? नहीं। क्या वह औरत तुम्हें हिस्सा देती है? ये मेरे और उसके बीच की बात है। तुम्हारा नाम क्या है? जगदीश प्रसाद। तुम दोनों के विजिटर्स पर निगाह रखना। अगर बात बनती है तो 100 रुपये बोनस तुम्हें दूंगा। कल मुझे 200 रुपये दोगे? हाँ। अजय बाहर निकल गया। होटल के सामने कॉर्नर पर एक बुक स्टॉल था। अजय ने फिल्मी दुनिया खरीदी और उसके कवर में बड़ा सा छेद कर लिया। फिर करीब 1 घंटे तक मैगजीन पढ़ने का नाटक करता हुआ उस छेद से वो होटल के प्रवेश द्वार को वॉच करता रहा। लेकिन राजेश मोहन और उसकी पत्नी में से कोई भी बाहर निकलता दिखाई नहीं दिया। शांतिपुरम में विक्टर सैमुअल का घर ढूंढने में अजय को कोई दिक्कत नहीं हुई। दस्तक के जवाब में दरवाज़ा खुद मारिया ने खोला। अजय को देखते ही उसका चेहरा कठोर हो गया और उसने पुनः दरवाज़ा बंद कर लेना चाहा, लेकिन अजय ने फुर्ती से अपना पैर अड़ाकर उसकी कोशिश नाकाम कर दी। मारिया के चेहरे की कठोरता का स्थान भय ने ले लिया। अब क्या चाहते हो? वह विवशतापूर्वक बोली।
घर आए मेहमानों के साथ इस तरह पेश आती हो? मेरे हाल पर रहम करो, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मेरा पति और बेटा आने वाले हैं। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। देखो, मैं आज सुबह पुलिस से बातें कर चुकी हूँ। तुमसे कोई बात करना मैं नहीं चाहती, लेकिन मैं बातें किए बगैर वापस नहीं जाऊँगा। अजय के स्वर में चेतावनी का पुट था। इस तरह बेकार वक्त ज़ाया करके तुम अपना नुकसान करोगी। तुम क्यों मुझे तबाह करना चाहते हो? मारिया असहाय सी नजर आने लगी। आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? इस सवाल का जवाब भी तुम ही दे सकती हो। सुनो, क्या तुम बाद में नहीं आ सकते? बाद में मुझे दूसरे काम करने हैं। इस बारे में अभी बातें करना ज़रूरी है। खुदा बाप, वह छाती पर उंगली से क्रॉस बनाती हुई पीछे हट गई। प्रभु, बदनसीब की मदद करना। अजय भीतर दाखिल हुआ। मारिया ने दरवाज़ा पुनः बंद कर दिया और उसे साथ लिए ड्राइंग रूम के अनुरूप सजे कमरे में आ गई। तुम्हारा पति जानता है? अजय ने पूछा। पुलिस यहाँ आई थी? नहीं, उस वक्त वह घर में नहीं था। बेटा भी स्कूल गया हुआ था। पड़ोसियों ने तो पुलिस को देखा होगा। क्या वे लोग उसे नहीं बताएंगे? ज़रूर बताएंगे। तब तुम क्या चाहोगी? मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। विक्टर बहुत अच्छा आदमी है। वह न तो कुछ जानता है और न ही अपनी वजह से मैं उसे परेशानी में डालना चाहती हूँ। अगर तुम्हारा पति वाकई अच्छा आदमी है तो तुम्हें उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या उसे बता दूँ कि मैं एक मर्डर में इन्वॉल्व हूँ, ताकि मेरे घर का सुख चैन नष्ट हो जाए? किसके मर्डर की बात कर रही हो? मारिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर फौरन ही ओठ कस कर भींच लिए। वह बुत बनी खड़ी रही। तुम पीटर के मर्डर में इन्वॉल्व हो? अजय ने पूछा। या शिशिर शर्मा के? मारिया का चेहरा फक पड़ गया। कई सेकंड तक उसके मुंह से बोल नहीं फूटा। मैं किसी शिशिर शर्मा को नहीं जानती, वह बड़ी मुश्किल से कह सकी। झूठ मत बोलो। मैं जानता हूँ 1971 की सर्दियों में तुमने बतौर आया उसकी पत्नी और बच्चे की देखभाल की थी। वो पूर्ववत खामोश खड़ी रही। अजय ने अनिल की एक फ़ोटो निकाल कर उसके सामने कर दी। क्या तुम इसे नहीं पहचानती? पहचानती हूँ, वो मरीज सी आवाज़ में बोली। यह मिस्टर शिशिर शर्मा की फ़ोटो है। और तुमने उसके घर में काम किया था? तो क्या हुआ? किसी के घर में काम करना कोई जुर्म तो नहीं है। लेकिन हम मर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, और वो एक संगीन जुर्म है। उसकी हत्या किसने की थी? पीटर ने? कौन कहता है किसी ने उसकी हत्या की थी? वो एक रात अपने परिवार को लेकर चला गया था। कहा? मुझे नहीं मालूम। मैं बताता हूँ। वो परिवार को लेकर नहीं गया था। उसे अकेले ही अपने घर में ज़मीन से करीब 2 फुट नीचे जाना पड़ा था। 6 महीने पहले खुदाई करके उसका कंकाल निकाला गया, मगर खोपड़ी गायब थी। उसका सिर किसने काटा था मारिया? सिर झुकाए खड़ी मारिया का सफ़ेद पड़ा चेहरा तनावपूर्ण था। उसके सूखे होठ हिले, मगर शब्द मुंह से बाहर नहीं आ सके। वो मारिया, अजय बोला, तुम्हारी सुखी गृहस्थी को उजाड़ना मैं नहीं चाहता। तुम्हारे या तुम्हारे पति के खिलाफ मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे विचार से तुम हत्या की एक वारदात की मटेरियल विटनेस हो सकता है कानूनी से वारदात में तुम्हारी भागीदारी कहे। नहीं, वो ज़ोर से सिर हिलाकर बोली, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं था। हो सकता है। मुझे भी तुम्हारे सिर कुछ मरने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम पूरी सच्चाई बता दोगी तो तुम्हें इससे अलग रखने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन तुम्हें सारी सच्चाई बतानी होगी अभी। इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इतने बरसों बाद कैसे इस पर बहुत कुछ डिपेंड हो सकता है? इतने बरसों बाद पीटर की हत्या क्यों की गई? मेरे विचार से पीटर और शिशिर की हत्याओं का आपस में गहरा रिश्ता है, और मैं समझता हूँ तुम इस रिश्ते के बारे में बता सकती हो। मारिया काफ़ी हद तक सामान्य हो गई थी। मैं कैसे बता सकती हूँ? बेवकूफ़ी मत करो, अजय तीव्र स्वर में बोला। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर यही सवाल तुम्हारे पति के सामने मुझे पूछना पड़ेगा। अगर मैं बताने से इनकार कर दूँ तो क्या होगा? यही सब पूछने के लिए पुलिस यहाँ आएगी और तुम्हें अदालतों के धक्के खाने पड़ेंगे। अखबारों में तुम्हारा नाम उछाला जाएगा। मेरी बात मानो और बता दो, शिशिर की हत्या किसने की थी? मारिया समझ गई लगती थी कि उसे ज़ुबान खोलनी ही पड़ेगी। मैं यकीनी तौर पर नहीं जानती थी कि उसकी हत्या की गई थी। उस रात के बाद पीटर ने मुझे उस घर में नहीं जाने दिया। उसने बताया कि शिशिर का परिवार रात में उस घर को छोड़कर चला गया था। मुझे पैसे देने की कोशिश भी उसने की थी। उसका कहना था कि शिशिर मेरे लिए छोड़ गया था। कितना पैसा था?
शायद 5,000 रुपये थे। 23 साल पहले ये रकम काफ़ी होती थी। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? उसने शिशिर का चुराया था। शिशिर की हत्या उसी ने की थी? नहीं, उसे इतना हौसला नहीं था। फिर किसने की थी? एक और आदमी था, उसी ने की होगी। क्या नाम था उसका? नाम मैं नहीं जानती। हुलिया? वो भी याद नहीं। मैंने उसे सिर्फ एक ही बार देखा था, रात में। अजय ने उसे घूरा। मुझे टालने की कोशिश कर रही हो या वाकई कोई दूसरा आदमी था? टाल नहीं रही, मैं सच कह रही हूँ। साबित करो। वह सज़ा याफ्ता मुजरिम था, जेल से भागा हुआ। वह भी उसी गैंग में हुआ करता था जिसमें पीटर था। वो कौन सा गैंग था? मैं नहीं जानती। जब मैंने पीटर से शादी की उससे पहले ही वो ख़त्म हो चुका था। न तो पीटर अपने गैंग के दिनों की बात करता था और न ही मुझे उन बातों में कोई दिलचस्पी थी। खैर, जेल से भागे उस आदमी के बारे में बताओ। उसका कोई तो नाम होगा। पीटर भी उसे कुछ तो कहकर पुकारता होगा। ये मुझे याद नहीं है। कोशिश करो। नारायण, संक्षिप्त मौन के पश्चात बोली। उसका नाम नारायण था, पूरा नाम। वो मुझे याद नहीं। मुझे नहीं लगता कि पीटर ने कभी उसका पूरा नाम लिया था या मुझे बताया था। वो देखने में कैसा था? लंबा चौड़ा आदमी था। मैंने कभी अच्छी तरह उसे नहीं देखा। मेरा मतलब है रोशनी में। तुमने कैसे समझ लिया कि शिशिर की हत्या उसी ने की थी? उस रात करीब 12 बजे उन्हें आपस में बहस करते मैंने सुना था। मारिया धीमी आवाज़ में बोली। वे बाहर कार में बैठे थे और बहस का मुद्दा था पैसा। दूसरा आदमी यानी नारायण कह रहा था कि अगर पीटर ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे भी खत्म कर देगा। जिस घर में हम रहते थे उसकी दीवारें पतली थी और नारायण ऊंची आवाज़ में बोल रहा था, चीखता हुआ सा। वो सारा पैसा और अधिकांश जवाहरात खुद ही लेना चाहता था। पीटर का कहना था कि शिकार उसने बताया था, इसलिए उसे हिस्सा भी बराबर मिलना चाहिए। उसे पैसे की ज़रूरत थी। उसे हमेशा पैसे की ज़रूरत रहा करती थी। उसका कहना था कि 2 रूबी से उसका कोई भला नहीं होना था। इसी से मैंने अंदाज़ा लगाया कि क्या हुआ था। शिशिर की पत्नी के पास बड़े बड़े लाल रंग के जवाहरात थे। हालांकि मैं उन्हें कांच ही समझती थी, लेकिन वे असली ज्वेल्स थे, रूबी। उन रूबीज़ का क्या हुआ? उन्हें वह दूसरा आदमी ही ले गया होगा। पीटर थोड़ी नकदी में ही मान गया था। ये मेरा अनुमान है, क्योंकि कुछ दिन तक उसने खूब खुला खर्च किया था। तुमने पीटर से इस बारे में कभी पूछा था? नहीं, मैं डरती थी। पीटर से? नहीं, उससे इतना मैं नहीं डरती थी। फिर मुझे उस सच्चाई से डर लगता था जो उसने मुझे बतानी थी। जो हो चुका था शायद उस पर यकीन करना मैं नहीं चाहती थी। अपने घर के बाहर जो बातें मैंने सुनी थी उन्हें सपना समझकर मैं खुद को बहलाने की कोशिश करती रही थी। सबसे बड़ी बात थी, उन दिनों मैं पीटर को प्यार करती थी। इसमें अपनी शिरकत के एहसास को भी बर्दाश्त कर पाना मेरे लिए नामुमकिन था। तुम्हारा मतलब इस बात से है कि तुमने पुलिस के पास जाकर अपना शक जाहिर नहीं किया? वैसा करना भी काफ़ी बुरा होना था, लेकिन मैंने उससे भी ज़्यादा बुरा किया था। उस तमाम वाक़े के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। पूरे 23 साल तक ये भारी बोझ की तरह मेरी अंतरात्मा पर लदा रहा है। यह मेरा ही कसूर था, क्योंकि मैं अपना मुंह बंद नहीं रख सकी थी। साफ साफ बताओ। नगद पैसे के बारे में मैंने ही पीटर को बताया था। मारिया सिर झुकाकर पीड़ित स्वर में बोली। शिशिर सारा पैसा अपने कमरे में लोहे के एक बक्से में रखा करता था। मैंने कई दफ़ा उसमें से पैसे निकालते उससे देखा था। कई लाख रुपए रहे होंगे। मैंने ये बात पीटर को बता दी और वह सब हो गया। क्या शिशिर ने तुम्हें बताया था कि इतना पैसा उसके पास कहाँ से आया? नहीं, अलबत्ता 2-4 बार मजाक में ये ज़रूर कहा था कि वो सारा पैसा चोरी का था, लेकिन इस किस्म का आदमी वो नहीं था। वो कैसा आदमी था? निहायत शरीफ, पढ़ा लिखा और होशियार। मेरी समझ में नहीं आता कि खूबसूरत चेहरे और जिस्म के अलावा उस लड़की में ऐसा उसने क्या देखा कि उससे शादी कर ली। वो एकदम नाकारा और फूहड़ थी। तुमने बताया है कि तुम फिर उस घर में कभी नहीं गई? हाँ, हम वापस सलीमपुर लौट आए थे। तुम जानती हो शिशिर की पत्नी और उसके बेटे का क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? ऐसा लगता है वे सही सलामत किसी सुरक्षित जगह चले गए थे। खुदा बाप का लाख लाख शुक्र है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सकी। उसकी आंखों में अभी भी अपराध बोध के भाव थे। तुम सोच रहे होगे कि मैं भी कैसी औरत हूँ जो एक पेशेंट को उस हालत में छोड़कर
भाग आई। वो दीवार को ताकते हुए बोली, ये मत समझना कि इस बात ने मुझे परेशान नहीं किया। मैं महीनों तक इतनी परेशान रही कि मुझे लगता था पागल हो जाऊंगी। सर आधी रात को मैं जाग जाती थी और बगल में सोते पड़े पीटर को देखकर खुदा बाप से दुआ मांगती कि वह मर क्यों नहीं जाता। लेकिन इसके बाद भी मैं 5 साल तक उससे चिपकी रही। फिर उससे तलाक ले लिया और अब खुदा बाप ने तुम्हारी सुन ली। क्या मतलब? हो सकता है तुमने ही किसी गनमैन को पैसा देकर उसे ठिकाने लगवा दिया। वो तुम्हें धमकी तो दे ही रहा था। वैसे भी तुम्हारा तो सब कुछ ही दांव पर लगा था। अजय ने उसे झटका देकर उसकी प्रतिक्रिया जानने के विचार से पूछा, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? मारिया के हाथ छातियों पर कस गए और आंखें फैल गई। तुम पागल हो? मैंने ऐसा किस लिए करना था? पति और बेटे सहित अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी बात है, कहकर अजय ने पूछा, उसके बाद नारायण का क्या हुआ? पता नहीं, वह भी कहीं भाग गया होगा। पीटर ने कभी उसका जिक्र नहीं किया? नहीं। और तुमने भी इस बारे में नहीं पूछा? मैं बता तो चुकी हूँ कि डरती थी। कुछ और बताना चाहती हो? मैं सब बता चुकी हूँ। जानकारी के लिए धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ पीटर की हत्या के मामले में तुम्हारा नाम बीच में नहीं आएगा। अजय कमरे से निकल गया। जब वह प्रवेश द्वार से निकलकर अपनी कार की ओर जा रहा था, एक स्कूटर घर के सामने आकर रुका। उस पर सवार 45 वर्षीय आदमी और 10-11 साल का लड़का गर्दन घुमाए हैरानी से उसे ही देख रहा था। कार में सवार होकर अजय ने देखा, मारिया भी दरवाजे में खड़ी थी। वह न तो चिंतित थी न ही भयभीत नजर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अजय ने इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। चंदनगढ़ में लगभग 8 बजे अजय पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर चौहान आशा के अनुरूप अपने ऑफिस में ही मिला। कहाँ गायब हो गए थे? चौहान ने डेस्क पर फैले कागजात समेटते हुए पूछा। ये लड़का शरद शर्मा तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, अजय बोला। कहाँ है? डॉक्टर चौधरी के घर। वे दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। उसने मुझे बताया कि डॉक्टर उसे शतरंज खेलना सिखा रहे हैं। अजय उसके सम्मुख बैठ गया। मैंने आसपास कुछ पूछताछ की है। 2-1 ऐसी बातें सामने आई है जिनमें आपकी दिलचस्पी भी हो सकती है। करीब 25 साल पहले यहाँ के पेशेवर बदमाशों के गिरोहों के बारे में आपको काफ़ी जानकारी है। क्या पीटर बेंजामिन नाम का कोई आदमी भी उस गिरोह में था? हाँ। उसके खास दोस्त कौन थे? अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही है, इंस्पेक्टर याद करने की कोशिश करता हुआ बोला, लालचंद के गिरोह में गनमैन थे, रहमत खान, नारायण दास और सतीश जोशी। पीटर हालांकि गनमैन तो नहीं था, लेकिन रहता इन्हीं लोगों के साथ था। नारायण दास कैसा आदमी था? गिरोह में सबसे ज़्यादा खतरनाक और बेरहम। वो पूरा शैतान था, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उससे डरते थे। मैंने सुना है एक रात उसने पीटर को मार मार कर उसका हुलिया बिगाड़ दिया था। दोनों एक ही लड़की को चाहते थे। लड़की कौन थी? एक बाजारू औरत थी। उसका नाम तो याद नहीं, लेकिन नारायण के उसके साथ पहले से ताल्लुकात थे। नारायण देखने में कैसा था? लंबा चौड़ा और मजबूत। औरतों को उसमें खास दिलचस्पी थी। न जाने कौन सा आकर्षण उसमें नजर आता था। हालांकि वह कमीनगी भरे चेहरे वाला एक खूंखार आदमी था। उसे रहमत खान और सतीश जोशी को भी उसी दौरान जेल जाना पड़ा था जब लालचंद जेल गया था। फिर उन तीनों का क्या हुआ? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम इतनी पुरानी बातों को क्यों पूछ रहे हो? मेरा ख्याल है नारायण दास ही वह हत्यारा है जिसने उस आदमी की हत्या की थी जिसकी हड्डियाँ खुदाई में मिली थी। उसके बारे में और जानकारी मिल सकती है कहीं से? मिल तो सकती है, लेकिन ये महज तुम्हारा अनुमान है और इसकी पुष्टि करने के लिए सरकारी विभाग के अफसरों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं तो समझता था हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, तुम नहीं। मैं बता रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। मैंने बताया तो है कि संभवतया नारायण दास ही हत्यारा था। सिर्फ इतनी बात की कोई अहमियत मेरे लिए नहीं है। अगर आप नारायण दास के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे तो इसकी भारी अहमियत हो सकती है। तुम्हारी इस जानकारी का सोर्स क्या है? सॉरी, ये मैं नहीं बता सकता। मैं जानता था तुम यही कहोगे। यही है तुम्हारा सहयोग। ये मेरी मजबूरी है इंस्पेक्टर। उन लोगों के नाम मैं नहीं बता सकता। ये तो जानते हो क्या कर रहे हो। जी हाँ, आप नारायण के एंगल के बारे में सोचिए। इसे ट्राई कीजिए। मुझे यकीन है आपको तगड़ी पब्लिसिटी मिलेगी। पब्लिसिटी की कोई परवाह मुझे नहीं है। यह आपकी शराफत है। तुम जा सकते हो।
अजय जानता था इंस्पेक्टर के इस व्यवहार के लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। 6 महीने तक जिस केस में कोई प्रगति नहीं हुई उसमें यूँ एकाएक कोई नाटकीय मोड़ आ जाएगा, यह आसानी से उस गले उतरने वाली बात नहीं थी। लेकिन उसे नाराज़ छोड़कर वहाँ से चले जाना भी अजय नहीं चाहता था। ऑफिस से निकलकर वह बाहर पड़ी बेंच पर आ बैठा और सिगरेट सुलगा ली। लगभग 10 मिनट बाद इंस्पेक्टर बाहर आया और ऐसा जाहिर किया मानो अजय की वहाँ मौजूदगी का पता उसे नहीं था। तुम अभी तक यही हो? मैं अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, अजय ने कहा। वह कौन है? एक वकील है, उसने 9 बजे तक यहाँ आने के लिए कहा था। तुम किसी वकील से मुझ पर दबाव डालवाना चाहते हो? आप बेकार खफा हो रहे हैं इंस्पेक्टर, अजय शांत स्वर में बोला। देखिए, ये केस बहुत बड़ा है, इसे अकेले निपटाना हम दोनों में से किसी के भी वश की बात नहीं है। तुम किस वजह से इसे बड़ा कह रहे हो? इसमें इन्वॉल्व लोगों, दौलत और बड़े नामों की वजह से। इस केस के सिरे पर बदमाशों का एक पुराना गैंग या उसका बचा कुचा हिस्सा है और दूसरे सिरे पर एक मशहूर और दौलतमंद परिवार है जिसका इंतज़ार मैं कर रहा हूँ। वह इसी परिवार का वकील मिस्टर मेहता है। तो क्या हुआ? मैं घुटनों के बल जाऊँ? छोटे बड़े या गरीब अमीर का फ़र्क किए बगैर मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता हूँ। मिस्टर मेहता आपके पास रखी उन हड्डियों की शिनाख्त कर सकते हैं। इस दफ़ा इंस्पेक्टर अपनी दिलचस्पी को नहीं दबा सका। तुमने उसी से फ़ोन पर बात की थी? जी हाँ, इस केस पर उसी के लिए काम कर रहे हो? उसी ने एंगेज किया था। हो सकता है वह अपने साथ ऐसा मेडिकल डिटेल्स लाए जिससे उन हड्डियों की सही शिनाख्त की जा सके। इंस्पेक्टर कई पल गौर से उसे देखता रहा। ओके, तुमसे कोई शिकायत मुझे नहीं है, अंत में उसने कहा और वापस अंदर चला गया। कुछ एक सेकंड पश्चात अजय ने फ़ोन पर नंबर डायल किए जाने की आवाज़ सुनी। फिर इंस्पेक्टर को किसी से नारायण दास के बारे में जानकारी भेजने के लिए कहते सुना। अजय ने राहत की गहरी सांस ली। 9 बजने में 5 मिनट पर मेहता आ पहुंचा। वह ब्राउन टॉप कोट, ब्राउन हैट और सफ़ेद ड्राइविंग ग्लव्स पहने था। उसकी आंखों के पपोटे तनिक सूजे हुए से थे और चेहरे पर थकान भरे भाव थे। जल्दी आ गए? अजय खड़ा होकर बोला। करीब 7 घंटे तक तूफानी रफ्तार से कार दौड़ानी पड़ी है, मेहता ने कहा। क्यों? सलीमपुर के लिए फ़्लाइट नहीं थी? 9 बजे से पहले कोई नहीं थी। अजय उसे साथ लिए अंदर गया और इंस्पेक्टर से उसका परिचय करा दिया। अजय कुमार ने मुझे बताया था, इंस्पेक्टर बोला। आपके पास हड्डियों के बारे में जो करीब 6 महीने पहले हमें खुदाई में मिली थी कोई मेडिकल इन्फॉर्मेशन है? हो सकता है, मेहता कनखियों से अजय को देखता हुआ बोला। आपके पास और क्या डिटेल्स है? हड्डियाँ और ये असलियत कि फैमिली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब और ज़्यादा देर फैमिली के नाम को गुमनाम हम नहीं रख सकेंगे। जानता हूँ, मेहता ने संक्षिप्त स्वर में कहा, लेकिन पहले हमें सही शिनाख्त करनी होगी। अगर हम कर सकते हैं। चलने से पहले मैंने उस डॉक्टर से बातें की थी जिसने टूटी बाह का इलाज किया था। एक्सरे तो अब डॉक्टर के पास नहीं थे, लेकिन अपने पुराने रिकॉर्ड से फ्रैक्चर की डिटेल्स उसने मुझे दे दी। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज़ निकाला। वो भी बाह की हड्डी कोहनी के जोड़ से ठीक 2 इंच ऊपर से टूटी थी, घुड़सवारी करते वक्त घोड़े से गिरने की वजह से। बात सही लगती है, इंस्पेक्टर ने कहा। मेहता उसकी ओर पलट गया। क्या मैं वे हड्डियाँ देख सकता हूँ? इस वक्त कांस्टेबल यहाँ नहीं है, मैं ही जाता हूँ। इंस्पेक्टर ऑफिस से निकल गया। लड़का कहाँ है? मेहता ने दबी आवाज़ में पूछा। अपने एक दोस्त के घर शतरंज खेल रहा है। यहाँ का काम खत्म करते ही मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। अनिल भी शतरंज का खिलाड़ी था। तुम्हारे विचार से क्या वो वाकई अनिल का बेटा है? पता नहीं। यकीनी तौर पर कोई नतीजा निकालने के लिए कई ठोस प्रमाण चाहिए, मसलन हड्डियों की सही शिनाख्त। वो सिर्फ एक प्रमाण है। मेरे पास एक और भी प्रमाण है जो इसकी पुष्टि करता है। अनिल दीवान की एक फ़ोटो से उसकी बतौर शिशिर शर्मा शिनाख्त की जा चुकी है। ये पहले तो तुमने मुझे नहीं बताया। पहले मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी। तुम्हारा विटनेस कौन है? सलीमपुर की एक औरत, मिसेज सैमुअल। वह तुम्हारे नौकर पीटर की एक्स वाइफ और अनिल की पत्नी और बेटे की एक्स आया है। मैंने उससे वादा किया है कि इस मामले में पुलिस के लफड़े से उसको अलग ही रखा जाएगा। क्या ऐसा करना समझदारी है? मेहता ने नाराज़गी भरे तीव्र स्वर में पूछा। समझदारी है या नहीं, लेकिन मैं ऐसा ही करूँगा, अजय ने उसी के स्वर में जवाब दिया। वे दोनों आपस में उलझने ही वाले थे कि इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल से हड्डियों का बक्सा उठवाए आ पहुंचा। फलस्वरूप शांत हो जाना पड़ा। कांस्टेबल बक्सा डेस्क पर रखकर चला गया। इंस्पेक्टर ने बक्सा खोला। मेहता शिशिर शर्मा के अवशेषी को देखने लगा। उसका गंभीर चेहरा तनावपूर्ण था।
इंस्पेक्टर ने बाई बाह की वही हड्डी निकाली, उसे डेस्क पर रखकर फुटे से नापा। फ्रैक्चर जोड़ा जाने का वो पुराना निशान कोहनी के जोड़ से ठीक 2 इंच ऊपर था। मेहता की सांसें अव्यवस्थित थी। ये हड्डियाँ अनिल दीवान की है। उसका स्वर उत्तेजित था। लेकिन खोपड़ी वाला हिस्सा क्यों गायब है? उसका क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने इस बारे में वो सब बता दिया जो वो जानता था। उसे धन्यवाद देकर अजय ने उससे विदा ली और मेहता सहित बाहर आ गया। मेहता की कार में डॉक्टर चौधरी के निवास स्थान की ओर जाते समय रास्ते में बाकी सब भी उसे बता दिया। मानना पड़ेगा अजय, उसके कथन की समाप्ति पर मेहता बोला, सही नतीजे निकालने में तुम्हारा जवाब नहीं है। तुम बेकार मेरी तारीफ कर रहे हो। क्या मतलब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर किसने किया है? देखो देवराज, जब तुमने अनिल दीवान की गुमशुदगी के बारे में बताया था तो मुझे लगा बरसों पुराने इस केस में, जो कि बकौल तुम्हारे होपलेस है और नज़र भी ऐसा ही आता है, मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इसमें कुछ कर पाऊँगा। लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। एक के बाद एक लीड मेरे सामने आती गई और तमाम नतीजे इतनी आसानी से मेरी झोली में गिरते चले गए, मैं खुद एकाएक इन पर विश्वास नहीं कर सका। अजय सिगरेट सुलगाने के लिए रुका, फिर बोला, बरसों पुराने होपलेस और पेचीदा नज़र आने वाले किसी केस में जब इतने सीधे और सहज ढंग से अपने आप सही रिजल्ट सामने आने लगते हैं तो आदतन मुझे शक होने लगता है। कैसा शक? इस केस में कई इत्तेफाक एक साथ सामने आए हैं, अजय ने कहना जारी रखा। पीटर की हत्या, अनिल दीवान उर्फ शिशिर शर्मा की हत्या और अनिल दीवान उर्फ शिशिर शर्मा के बेटे का प्रकट होना, बशर्ते कि वो वाकई उसका बेटा है। मुझे ये सारा सिलसिला पहले से ही प्लान किया हो सकता सा लगता है, जिसने इसी ढंग से सामने आना था। इसमें पेशेवर बदमाश इन्वॉल्व है। वे लोग कभी कभी बड़ी दूर की सोचते हैं और तगड़ा हाथ मारने के लिए लंबा इंतज़ार भी कर सकते हैं। तगड़ा हाथ? मैं दीवान परिवार की दौलत की बात कर रहा हूँ। मेरे विचार से पीटर की हत्या गैंग किलिंग थी। मैं ये भी नहीं मानता कि पीटर का 3 महीने पहले तुम्हारे घर में काम करने के लिए आना कोई इत्तेफाक था। शहर से बाहर तुम्हारा घर उसके छुपे रहने के लिए एक महफूज ठिकाना था। साथ ही इस स्थिति में भी वह था कि दीवान परिवार की गतिविधियों पर वहाँ से नज़र रख सके। लेकिन किस लिए? उसे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? इसका जवाब तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं लगभग यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि वह न तो इस मामले में अकेला शामिल था और न ही अपने दम पर भाग गया था। किसने भेजा था उसे? इसी सवाल का जवाब तो मैं पाना चाहता हूँ, अजय ने कहा। फिर क्षणिक मौन के पश्चात पूछा, तुम्हारी पत्नी कैसी है? उसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, नर्सिंग होम में दाखिल है। घर में अकेली नहीं छोड़ सकता था। मेरा ख्याल है उसकी यह हालत पीटर की हत्या की वजह से हुई है। डॉक्टर का कहना है उस वारदात ने उसे नर्वस ब्रेकडाउन की हालत में पहुंचा दिया है। हालांकि इमोशनल ट्रबल उसे पहले से ही थी। कैसी इमोशनल ट्रबल? फिलहाल इस बारे में बात करना मैं नहीं चाहता, मेहता ने बुझे से मन से कहा। अजय भी खामोश हो गया। डोरबेल के जवाब में दरवाज़ा खुद डॉक्टर चौधरी ने खोला। उसके झुर्रियोंदार चेहरे पर विचारपूर्ण भाव थे। उसने अधीरतापूर्वक उन दोनों को देखा, फिर उसकी निगाहें अजय पर टिक गई। क्या बात है? उस कंकाल की शिनाख्त हमने कर दी है, अजय बोला। सच? कैसे? बाह की टूटी हड्डी को जोड़ी जाने के आधार पर, अजय ने जवाब दिया और डॉक्टर से मेहता का परिचय कराने की बात बोला। मिस्टर मेहता मृत आदमी के परिवार के अटर्नी है। उसके और उसके परिवार के बारे में नहीं बताओगे? उस आदमी का असली नाम अनिल दीवान था, मेहता बोला। करीमगंज के दीवान परिवार का वह इकलौता वारिस था। उसकी माँ का नाम मालती रानी दीवान है। आई सी, मुझे याद है, उसका नाम अक्सर अखबारों के सोसाइटी कॉलम में छपा करता था। एक ज़माने में वह आम चर्चा का विषय थी। जी हाँ, अब वह बूढ़ी हो चुकी है। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे डॉक्टर? ओह श्योर, प्लीज़ कम इन। डॉक्टर दरवाजे से एक ओर हट गया। अजय और मेहता अंदर आ गए। शरद शर्मा यही है डॉक्टर? अजय ने पूछा। हाँ, आज शाम तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी उसने की थी। इस वक्त वह मेरी स्टडी में बैठा चाल सोच रहा है। अगर उसे कोई सही चाल नहीं सूझी तो और 4 चालों में मैं उसे मात दे दूंगा। अगर आपको एतराज़ न हो तो हम अकेले में आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। आइए। डॉक्टर उन्हें साथ लिए डाइनिंग रूम में आ गया। डाइनिंग टेबल पर वे दोनों डॉक्टर के अगल बगल बैठ गए। उस रोज़ और पिछले रोज़ की घटनाओं का प्रभाव मेहता पर स्पष्ट नज़र आ रहा था। डॉक्टर, वो तनिक आगे झुककर बोला, लड़के के चरित्र के बारे में आपकी क्या राय है?
इस सवाल के जवाब में मैं इतना ही कहना काफ़ी है कि मैंने जब भी वह चाहे यहाँ आने की इजाज़त दे रखी है। आप उसे दोस्त समझते हैं? हाँ, अजनबियों को अपने घर में मैं नहीं बुलाया करता। दूसरे, मैं उम्र के उस मुकाम पर हूँ कि घटिया किस्म के लोगों की सोहबत में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। इसका मतलब वह बढ़िया किस्म का है। कम से कम मुझे तो यही लगता है। वैसे भी 23 साल के किसी लड़के से इस मामले में बहुत ज़्यादा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आप कब से उसे जानते हैं? जब से वह पैदा हुआ है। अजय कुमार ने आपको बताया तो होगा कि मैं ही उसे इस संसार में लाया था। आपको यकीन है ये वही लड़का है जिसे आप संसार में लाए थे? इसमें शक करने की कोई वजह मेरे सामने नहीं है। आप हलफ लेकर भी यह कह सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है। किस लिए? इस लड़के की सही शिनाख्त की बड़ी भारी अहमियत है। करोड़ों की जायदाद, बिजनेस वगैरह इन्वॉल्व है। डॉक्टर तनिक मुस्कुराया। माफ़ करना, इस बात से कोई ख़ास प्रभावित मैं नहीं हुआ हूँ। पैसा सिर्फ पैसा होता है, खुदा नहीं। और मैं नहीं मानता कि शरद दौलत का भूखा है। असलियत यह है कि इस नई बात का उस पर करारा आघात ही लगेगा। वह यहाँ अपने बाप की तलाश में आया था और उसे उम्मीद थी कि वह जिंदा मिलेगा। अगर उसकी विरासत साबित हो जाती है तो इससे उसे कुछ राहत ही मिलनी चाहिए, मेहता ने कहा। फिर पूछा, आपकी जानकारी में क्या इसके माता पिता कानूनी तौर पर विवाहित थे? हाँ। आप कैसे जानते हैं? शरद अपने ढंग से इस बारे में छानबीन करता रहा है। इसे पिछले हफ्ते ही पता चला है कि एक शिशिर शर्मा और एक मंजुला चोपड़ा ने अप्रैल 1971 में किरतपुर में सिविल मैरिज की थी। इस तरह यह जायज़ औलाद है। मेहता कुछ देर चुप बैठा यूँ डॉक्टर को देखता रहा मानो अभियोग पक्ष का कोई वकील गवाह की विश्वसनीयता को तोलने की कोशिश कर रहा था। आपकी तसल्ली हो गई? डॉक्टर ने पूछा। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं सुबह जल्दी सोकर उठता हूँ और अब मेरे सोने का वक्त हो गया है। बस 2-1 बातें और है। मसलन लड़के के मामलात के इतने नज़दीक आप कैसे हैं? ये मेरी अपनी मर्जी है। क्यों? डॉक्टर ने तनिक नापसंदगी भरी निगाहों से उससे देखा। मेरे मकसद से आपका कोई संबंध नहीं है वकील साहब, वो बोला। महीना भर पहले लड़का मेरे पास आया था अपने परिवार का कोई पता ठिकाना मालूम करने। मैं उसकी जितनी भी मदद कर सकता था मैंने की। आखिरकार आपके परिवार की हिफाजत और देखभाल करना उसका नैतिक अधिकार है। अगर वह यह साबित कर सकता है कि उस परिवार का सदस्य है, मेरे विचार से तो ऐसा न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप उसके साथ गैर ज़रूरी सख्ती कर रहे हैं। आपको ऐसा करते रहने की कोई वजह मुझे तो नज़र नहीं आती। वह कोई जालसाज है ऐसा कोई संकेत कहीं नहीं है। उसके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट है जिससे उसके जन्म के तथ्य साबित हो जाते हैं। डिलीवरी के समय अटेंडिंग फिजिशियन के तौर पर मेरा नाम पता भी उस पर दर्ज है, इसीलिए वो मेरे पास आया था। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट तो जैसा चाहो वैसा खर्चा करके बनवाया जा सकता है, अजय ने कहा। जाली? नहीं, असली भी, खास तौर पर उन केबिन में जिनमें कोई अस्पताल, मैटरनिटी होम वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते। बिल्कुल बनाया जा सकता है, बशर्ते कि बनाने वाला कोई धोखेबाज या जालसाज या बदमाश हो। लेकिन वो लड़का ऐसा नहीं है। बुरा मत मानिए डॉक्टर, मेहता अपने लहजे को नरम रखता हुआ बोला। मिसेज दीवान के अटर्नी की हैसियत से ऐसे दावों को बारीकी से जांचना परखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन शरद कोई दावा नहीं कर रहा है। अभी तो नहीं कर रहा, मगर करेगा, क्योंकि इसमें बड़ी अहम चीज़ें इन्वॉल्व है, इंसानी और दौलत से ताल्लुक़ रखती। मिसेज दीवान बूढ़ी और बीमार है। मैं ऐसी कोई स्थिति उसके लिए पैदा करना नहीं चाहता जिसका अंजाम उसके लिए खतरनाक साबित हो। मैं नहीं मानता कि इस मामले में ऐसा कुछ है। आपने मेरी राय पूछी तो मैंने आपको बता दी। लेकिन इंसानी रिश्तों की कोई स्थिति ऐसी नहीं होती जिसके बारे में पहले से ही पूरे तौर पर सही भविष्यवाणी की जा सके। डॉक्टर खड़ा हो गया। आप शरद से बातें करना चाहते हैं? हाँ, मैं उसे यही लेकर आता हूँ। डॉक्टर कमरे से चला गया। 10 सेकंड पश्चात वह लड़के सहित वापस लौटा। शरद शर्मा ग्रे पैंट, सफ़ेद शर्ट और ग्रे पुलोवर पहने था। वो देखने में कॉलेजिस्ट नज़र आता था, लेकिन इस स्थिति में सहज प्रतीत वह नहीं हो रहा था। उसकी निगाहें अजय से हटकर मेहता के चेहरे पर जा टिकी। डॉक्टर चौधरी यूस की बगल में खड़ा था, मानो इस वक्त वही उसका गार्जियन था। ये मिस्टर मेहता है, वो बोला। मिस्टर मेहता करीमगंज के एक वकील है और तुम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है इन्हें। मेहता ने खड़े होकर गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। ग्लैड टू मीट यू। ग्लैड टू मीट यू सर। मेहता की खोजपूर्ण निगाहों से निगाहें मिलाता हुआ वो बोला।
मैं समझता हूँ आप जानते हैं मेरे पिता कौन है। है नहीं, था, अजय ने कहा। पुलिस स्टेशन में मौजूद उन हड्डियों की काफ़ी हद तक सही शिनाख्त हम कर चुके हैं। शेष अनिल दीवान नामक आदमी के हैं और ऐसे संकेत मिलते हैं कि वह तुम्हारा पिता था, लेकिन मेरे पिता का नाम शिशिर शर्मा है। अनिल दीवान ने अपना यही नाम रख लिया था। प्रत्यक्षतः इसे फेक नेम के तौर पर उसने शुरू किया था। अजय ने बगल में मौजूद मेहता की ओर देखा। हम ये मान सकते कि अनिल दीवान और शिशिर शर्मा एक ही आदमी के नाम है और 1971 में उसकी हत्या कर दी गई थी, ऐसा ही लगता है। मेहता ने अपना हाथ अजय की बाह पर रख दिया। इसे मुझे हैंडल करने दो, इसमें कई कानूनी सवाल है। ठीक है। मेहता सड़क की ओर पलट गया। लड़के की हालत से लगता था अपने पिता की मौत के तथ्य को स्वीकार वह नहीं कर पाया था। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे अफसोस है शरद, मैं मानता हूँ तुम्हारे लिए इसका कितना महत्व है। कितनी अजीब बात है, अब इसकी कोई अहमियत नहीं लगती। मैंने न तो कभी अपने पिता को देखा था और न ही उसे जानता था। ऐसा लगता है किसी अजनबी के बारे में बातें हो रही है। मैं तुमसे अकेले में बातें करना चाहता हूँ, मेहता ने कहा। तुम्हें ऐतराज़ है? नहीं। गुड। कहाँ बातें कर सकते हैं हम? मेरे कमरे में। किस बारे में बातें करनी है? तुम्हारे बारे में। डॉक्टर से विदा होकर वे तीनों बाहर आ गए। शरद शर्मा शहर के दूसरे सिरे पर जिस बोर्डिंग हाउस में रहता था वो एक पुरानी इमारत थी। भारी बदन की अधेड़ मालकिन मिसेज मनोज प्रवेश द्वार पर ही मिल गई। क्या बात है शरद? उसने लड़के को गौर से देखते हुए पूछा। तुम कुछ परेशान लगते हो। लड़के ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। औरत ने अजय और मेहता की ओर सिर हिलाया।